हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ये हम देख रहे हैं जो अभी हुआ था 2023 में, 18 सितंबर 2023 को हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं। अलग से मैं वीडियोज़ भी करा रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति वगैरह कराई, और एससीईआरटी के लिए भी मैंने क्लासेज स्टार्ट कर दी। एससीईआरटी की मैंने बीपीएससी की स्टार्ट की है, और एनसीईआरटी भी हम देखेंगे ताकि पूरा हम कवर कर सके। तो फिर शुरू करते हैं, हम देखते हैं एस्टेट में पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था। तो याद रखिएगा, ये बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज कैरावल का निर्माण किया था। ये जरूर से याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो 1600। याद रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद में हुआ था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने की। देखो, उत्तम आशा अंतरिप की खोज की थी ये बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बार्थोलोमियोज डियाज ने किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तम आशा अंतरिप की खोज। इसको याद रखिएगा, उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज जो है 1488 में बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली में इस मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे थे। उस समय क्या था, यूरोप में मशालों का महत्वपूर्ण जो था वो स्रोत था। अगला है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। देखो, ये कॉमन सेंस की रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की क्रांति से क्वेश्चन आया है। तो टॉमस पेन ने की थी। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। टॉमस पेन इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार था। उसने कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किया था। इसके विचार मानव अधिकारों, प्रभुत्ता युग के आदेशों को दर्शाता है। इसके विचार ने अमेरिका क्रांति को भी प्रभावित किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। देखो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी ना, वो था गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ये जरूर से याद रखिएगा, और अमेरिका की क्रांति वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था, तथा इसने अमेरिका के मूलभूत राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया। अमेरिका एक गणराज्य घोषित हुआ, तथा अमेरिका विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की थी। और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के तहत समाप्त हुई थी, तो पेरिस की संधि के तहत, ये भी याद रखिएगा। अगला है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो थी 1688 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं भी खून खराबा का कुछ भी नहीं हुआ था। इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता जो था उसको चुनौती देने के फलस्वरूप इंग्लैंड में 1688 में क्रांति हुई थी। अगला 7वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो जनजाति सबसे ज्यादा अफ्रीका में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में जो है ना, जनजाति की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका की जनजाति महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के कुछ प्रमुख जनजाति कंजर, डोगोन, येरुबा, मबेगा, ये सब है। अगला क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो तिलक मांझी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया तो वो तिलक मांझी था। तिलक मांझी का जन्म 1750 में हुआ था। तिलक मांझी ने संथालों की अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटे। संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ी जंगलों में जीवन यापन करते थे। तब अंग्रेजों ने उन्हें हस्तगत करना चाहा तो तिलक मांझी ने नेतृत्व किया, फिर और इसका विद्रोह भी किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा, चुआर विद्रोह 1771 में हुआ था। चुआर विद्रोह की शुरुआत 1771 में हुई थी। 1774 में धलभूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुआरों ने 12 गोड़ा और नरसिंहगढ़ के साथ सभी हल्दी पोखर और 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। 1782 से लेकर 84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः यह इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का, बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी। बस्तर आंदोलन में जो भूमिका थी ना, गुंडाधूर की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आजादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे बस्तर के गुंडाधूर ने
1910 में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के द्वारा तमाम छल अपनाने के बावजूद भी वे कभी पकड़े नहीं गए। इस आंदोलन की नींव 1891 में पड़ी जब अंग्रेजों ने बस्तर के तत्कालीन राजा के चाचा को दीवान के पद से हटा दिया था और गुंडाधुर मतलब क्या किए थे, ये आज़ादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे और ये बस्तर के गुंडाधुर ने 1910 में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। अगला है कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह जो था ना वो 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है। इस मतलब देखो नेतृत्व बुद्ध भक्त ने किया था। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे बल्कि उनके साथ होश और राव मुंडा जैसे अन्य आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण का ही एक प्रतिफल था। अगला है 12वां नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन कोल विद्रोह का में शामिल था? कौन शामिल था? तो बुद्धू भगत या बुद्ध भक्त भी आप कह सकते हो। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भक्त ने किया था। यह विद्रोह 1831 लेके 32 के बीच में हुआ था। हमने अभी देखा यह विद्रोह कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण की प्रक्रिया का परिणाम था। अंग्रेजों के खिलाफ हुए आदिवासी विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह था। हालांकि आधुनिक उपकरणों से लैस अंग्रेजों ने इस विद्रोह को फिर क्या किया था, इन्होंने दबा दिया था। इसमें डॉट डॉट को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? चावल को, गेहूं को थोड़ी जाना जाता है, चावल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। देखो चावल धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल फसल के लिए चीका युक्त जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? तो चीन में देखो सबसे ज्यादा मतलब चावल होता है, प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व के 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश, फर्स्ट पे चीन, सेकंड पे अपना देश भारत आता है, थर्ड पे कौन आता है? बांग्लादेश आता है। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? देखो भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% तिलहन के अंतर्गत आता है। इसमें 22 तो था नहीं तो 21 लगा सकते थे आप। गुजरात में तिलहन का देखो भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में किया जाता है, अतः इस विकल्प में कोई भी सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसल जो होता है वो चावल। देखो चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। खरीफ के प्रमुख फसलें चावल हो गई, कपास हो गई, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। रबी की जो होती हैं फसलें ना वो ऋतु अक्टूबर नवंबर के में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, तोरई, सरसों और जौ होती हैं। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो ये वृक्षारोपण कृषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, वृक्षारोपण कृषि हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फाइबर फसल है? कौन सी फाइबर फसल है ये पूछ रहा है। तो जूट हमारा फाइबर फसल है, याद रखिएगा। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के दौरान जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं और फाइबर फसल का उदाहरण भी यही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिंग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लिंग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। तो यही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। इसका आंसर मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी 6 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? मतलब राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के कितने राष्ट्र थे? तो ये थे 42 थे, 42 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो गया 42। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के राष्ट्र थे 42। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी सिलसेलिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलसेलिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो ये क्या किया था? क्षेत्र को विभाजित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, रॉलेक्ट कानून को किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1919 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ था। सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की गई थी। यह कमेटी मतलब जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत की किस स्तर की क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित षड्यंत्र फैले हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो देखो ये किया था हंटर समिति का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, हंटर समिति का किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये देखो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय के कार्यकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का गठन 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और पहले महासचिव चमन लाल थे। एटक के गठन के बाद ट्रेड आंदोलन में काफी तेजी आई। आगे चलकर एटक राष्ट्रीय आंदोलन का एक घटक बन गया तथा कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे संबंधित रहे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ? तो पहले तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन्स, ये प्रकाशित हुआ था 1848 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा, जो बिहार की राजधानी है पटना भी, और इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो ये 1863 में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो ये आई थी चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण की तकनीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? तो याद रखना 32.8 और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पे आता है, सबसे पहले नंबर पे रूस आता है। अगला है मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती? देखो मैंने अभी जो प्रैक्टिस सेट पहले कराया था 2011 का, तो उसमें भी देखा था, देखो चीन करता है। जब मैकमोहन का पूछ सकता है तो रेड क्लिफ भी पूछ सकता है। तो रेड क्लिफ क्या है? वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और किसके बीच में है? और वो अफगानिस्तान के बीच में है, तो ये भी याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। और नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल के मध्य या भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी, ये भी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं हुआ? ये पूछ रहा है। तो तापी नदी का अमरकंटक से नहीं हुआ। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकली हुई, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम अरब मतलब अरब वासी जो थे उनके द्वारा यूज किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में मैग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इनमें से किस राज्य में मैग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। और पश्चिम बंगाल में ही मतलब कि गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है उस बांग्लादेश में जब इंटर करती है वहीं पे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का। अगला है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? मतलब कि कौन सा ऐसे वृक्ष है? चेस्टन है, अर्जुन, शीशम, चंदन, कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चेस्टनट। चेस्टनट जो है ये पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये क्या है? तो दाची ग्राम जो है ना ये राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? जनघनत्व सबसे ज्यादा बिहार में, याद रखिएगा, 1106 मतलब है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 1106 है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 में जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, तिब्बत में से शांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां जो है दिहांग हो गई, दिबांग, लोहित, केनुरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखो ये मांजुली द्वीप का निर्माण असम में करती है। मांजुली द्वीप का निर्माण कहाँ करती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में करती है। ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगला है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनच्छादित मतलब है? कितने मतलब परसेंट पे वन वगैरह हैं? तो ये 70% भाग पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 है, याद रखिएगा। 8,848 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ था। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर का क्वेश्चन, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, एक सेमी बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी हुआ इसका राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी पर नदी के पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, पृथ्वी पर नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाला कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र तो है नहीं, तो ये भौतिक मानचित्र, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर पूछता राज्य और बॉर्डर वगैरह कौन दर्शाता है, तो ये राजनीतिक मानचित्र की बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसको किया जाता है? संभावित, विकसित, स्टॉक हो गया, रिजर्व हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और जमा में मतलब समृद्ध है, किस चीज में? तो कोयला में। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश किस चीज में मतलब समृद्ध है? तो कोयला में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। भारत के कोयला निक्षेप का 80% भाग बिटुमिन्स का प्रकार तथा गैर कोकारी श्रेणी का है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पर्यटन एक राज्य से दूसरे राज्य में मतलब कि बहुत भिन्न होता है। यह कुल क्षेत्रफल का मतलब 80% अधिक है। ये किसकी बात कर रहा है? तो याद रखिएगा, पंजाब की बात कर रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखो एक्स क्यू 3181 निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्य की फसल है? किसकी बात है ये? तो सरसों है, तंबाकू है, जूट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निया के पानी की कुल मात्रा 96.5% के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% के रूप में मौजूद, किसकी बात हो रहा है? तो महासागर। देखो महासागर के जो पानी है ना, वो मतलब कि 96.5% और 2.5 कौन से है? मीठे पानी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो। पीने के पानी केवल जो मतलब उपयोग के लायक है 2.5 हैं, बाकी और सब नहीं है। अगला है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो याद रखिएगा 3/4। 3/4 याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा 3/4, ताकि भूलिएगा नहीं। आधा, 2/3, 1/4 मतलब इस तरह से कह के गलत हो जाता है। तो 3/4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, पृथ्वी पे इतना पानी है ना कि ऊपर से दिखने पे ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पानी का कमी क्या है? पानी का कमी क्या है? पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए प्राप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी। तो यही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का मतलब तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? सबसे ज्यादा मतलब कि तेल कहाँ पे होता था, वो पुराना उत्पादक क्षेत्र है। तो ये बात कर रहा है असम की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है असम की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीज का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन पाया जाता है और 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन डे दिवस मतलब मनाया जाता है। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मतलब कि कौन इनके मतलब कि इसका नेतृत्व किए थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। ये कब हुआ था? ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल मतलब भंडार स्थित है? तो ये असम में है, अभी हमने देखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो याद रखें सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं? सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, जूट जूट वस्त्र। तो कौन है? तो ये है सीमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा है? तो यह है चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये होता है समुद्री मार्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ है।
अगला क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होता है? तो माशी राम में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ये मेघालय में है, खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है ना, अपनी मतलब कि मार्ग परिवर्तित करती है, इस तरह से बिहार में बाढ़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पटना में, ये भी इसका राइट आंसर 1984 में हुआ था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। देखो जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे पोलैंड के, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। अगला है गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है, 1688 में हुई थी। अगला क्वेश्चन लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया है, किसने दिया है? तो अब्राहम लिंकन ने दिया है, याद रखिए। अमेरिका की क्रांति से ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी है। तो इन्होंने क्या दिया था? जनता देखो क्या दिया था, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया एक शासन पद्धति, ये किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो यह है चीन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में एक संक्रमणीय मध्य पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। देखो इसका फॉर्मूला देख लो, ये भी पूछ लेता है, निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटे 1 + 1 बराबर 2 + 1। अगला क्वेश्चन है आपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था? पहले देश की बात हो रहा है तो न्यूजीलैंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है 81 का, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो उपचुनाव कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है मतदान करने की उम्र मतलब क्या होती है? मतदान करने की उम्र जो होती है ना, वो होती है 18 वर्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे? तो टी.एन. शेषन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, टी.एन. शेषन थे। अगला क्वेश्चन है 84 का, यह बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखो पहले इसके बारे में जानना है हमें। ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार सम्राट ने बिहार उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बिहार बनाने का आदेश दिया था और बंगाल को अलग प्रांत घोषित किया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया। 1636 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था, 1636 में किया गया था। लेकिन इसको मतलब कि बिहार टेट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया माना है? 1936, ये भी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो भारत में आपातकाल सर्वप्रथम 1962 में, याद रखिएगा, भारत में आपातकाल 1962 में लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1962 में। अगला है अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट, राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रतिनिधि सभा को, लोकसभा को मतलब ये लोग क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो देखो कानून की समझ समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है, रोजगार के अवसर की समानता ये भी सही है, लेकिन आर्थिक बराबरी ये नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगला 88 नंबर का क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 86वें संविधान संशोधन के मतलब के तहत 2002 में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और इनका अधिकार बना दिया गया है। ये निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के लिए मतलब यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव नहीं, देखो सही की बात कर रहे हैं, यहाँ धर्म की प्रधानता एकदम नहीं, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है? तो समाज में स्त्री और पुरुषों की दी गई मतलब कि असमान भूमिकाएं, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में हमेशा मतलब अंतर होता रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है 91 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं को सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। राज्यसभा का सभापति कौन है? देखो अभी ये पूछ रहा है राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति पूछ रहा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, तो
देखो यार क्या है ना कि क्वेश्चन घुमा दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन बार बार कैसे पूछ ले रहा है। तो ये क्या है ना, राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? मतलब कौन सा कार्य? तो सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत मतलब दीनदयाल उपाध्याय के विचार में क्या है? इन्होंने क्या दिया था? समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद है और राजनीति की ही इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्र या हिंदुत्व का एक प्रमुख तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आधुनिकता। अगला है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक की बात कर रहा है, क्या है? देखो इसके ऑप्शन को देख के ही पता चल रहा है। अशिक्षा ये सब तो हो नहीं सकती, निर्धनता विषमता ये भी नहीं हो सकती, तो विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पे? तो जनमत पर आधारित। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो यह है निर्वाचन आयोग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखो जो क्वेश्चंस का मैंने आंसर गलत बोला है तो मैंने दोबारा आपको सही करवा दिया, ध्यान दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।